कक्षा 10वीं के सभी छात्र लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हिंदी का हमारा 16 जनवरी के दिन होने वाला पेपर लेकर के आइए। तो ये रहा आपके लिए एक मॉडल पेपर। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम पूरा का पूरा कवर करेंगे एंड 1 से लेकर के 23 तक के आपके निबंध तक के उत्तर के साथ बताने वाला हूं। एंड पूरे क्वेश्चन के उत्तर के साथ जो वीडियो देख लेगा ना, पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेगा, उसकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जानी है। क्योंकि आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो, आपकी हेल्प हो जाएगी और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। देखो वैसे तो प्री बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते, लेकिन आपको अच्छी तरीके से परफॉर्म करना है अपने एग्जाम में, तो इन क्वेश्चन को पूरा करके ही जाना है ना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। चलिए पूर्णांक वही आपका 75 नंबर का रहने वाला है एंड बोर्ड के पैटर्न पर ये पूरा का पूरा आधारित है। आपका समय 3 घंटे रहने वाला है एंड सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको देने वाला हूं 1 to 23 है ना, विद सॉल्यूशन। ओके, देखिए निर्देश आपके दिए गए, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके 30 वस्तुनिष्ठ हैं। प्रत्येक प्रश्न पर एक एक नंबर जो है निर्धारित है। 6 से 17 तक हमारे 12 प्रश्न हैं 2-2 नंबर के। 18 से 20 तक हमारे 3-3 नंबर के प्रश्न हैं और 21 से 23 तक हमारे 3 प्रश्न हैं जो कि 4-4 नंबर के हैं। यह प्रश्न पत्र आपके अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है। चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेना एंड याद कर लेना भाई, है ना। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है सही विकल्प के रूप में। देखो इससे आपको अपने पेपर का अंदाजा लग जाएगा भाई कि हमारा पेपर आखिर आने वाला किस तरीके से है ना, क्वेश्चन किस तरह लेवल के आ रहे हैं, है ना। और जिस जिस लेवल के क्वेश्चन बोर्ड दे रहा है सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। एंड देखिए पहला क्वेश्चन आपका है सही विकल्प चुनकर लिखिए रूप में। आ नंबर कहता है कि आधुनिक काल का आरंभ होता है तो संवत 1900 से, संवत 1050 से, संवत 1375 से, संवत 1800 से। भाई संवत की बात करी जाती है तो संवत 1900 से आधुनिक काल का जो है आरंभ होता है। तो यहाँ पे आपको आंसर मैं लिख करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक तरीके से दिखे। संवत 1900 से, देखिए पेपर में बिल्कुल अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। एंड आपको अगर इसकी वीडियो चाहिए कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से कॉपी लिखें तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, जरूर से बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं कि नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका थके पथक की पंथा, है ना। थके पथक की पंथा में अलंकार है तो कौन सा भाई। देखिए जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां पे कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है, तो आपको सीधे आंसर लग देना है इसका अनुप्रास, है ना। तो इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। नेक्स्ट आपका यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यह कथन किसका भाई, मन्नू भंडारी का, प्रेमचंद्र का, नंद दुलारी वाजपेयी का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये रहेगा आपका राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल का, है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, है ना। ये इनका जो है कथन है, इसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि गद्य जो है कवियों की कसौटी है तो निबंध क्या है, गद्य की कसौटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है तो न्यूटन को एक वैज्ञानिक कहा गया है। संस्कृत मानव कहा गया है, दिशा दिखाने वाला है आदि मानव, तो न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है ना, इसको याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे मैं आंसर लिख भी देता हूँ इसका संस्कृत मानव। देखो वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो एंड अगर बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो क्योंकि मैंने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी के वीडियो डाल दी है ना, तो तैयारी कर लेना भाई। अगला आपका हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी, है ना। तो भारत में, जापान में, हवाई जहाज में या फिर रेलगाड़ी में बैठे बैठे, तो रेलगाड़ी में बैठे बैठे यहाँ पे कविता जो है लिखी थी। यही आंसर आपका यहाँ पे राइट रहेगा। नेक्स्ट आपका किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं तो वो क्रिया कहलाते हैं, है ना। तो क्रिया, होने या करने का जो बोध होता है वो क्रिया कराती है ना, याद रखिएगा क्रिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है सही विकल्प के रूप में। उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की जो है पूर्ति करिए भाई। 6 मार्क्स के आपके एग्जाम में ये आने वाले हैं। फर्स्ट नंबर आपका है योग संदेश लेकर के खालिस्तान मथुरा से ब्रजधाम जो है आए हैं तो अक्रूर या उर्धव, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उर्धव, है ना। तो उर्धव आपको इसका आंसर इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है। चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। एक अंक वाली रचना खालिस्तान है तो भाई एक अंक वाली तो एक अंक की है, सभी को पता है, तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना। एक अंक की उत्तर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपका शब्द शक्ति के खालिस्तान प्रकार हैं तो 3 की 6। भाई शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं और शब्द गुण आ जाएगा कभी, है ना, बोर्ड में शब्द गुण याद रखना है इस चीज को। शब्द गुण भी आपके जो है 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपका चौपाई के प्रत्येक चरण में खालिस्तान मात्रा होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में क्या होती है, 16 मात्रा होती है। ये मैं आपको बिल्कुल से याद करा रहा हूं क्योंकि ये परीक्षा में आना ही आना है। नेक्स्ट है आपका प्रेमचंद खालिस्तान है तो कवि है या कथाकार है, तो प्रेमचंद कथाकार है, कवि नहीं है, कथाकार है। क्या है, कथाकार है, कहानीकार है ना। आंसर आपको कथाकार लिख देना है। नेक्स्ट है गंतुक का मतलब खालिस्तान है तो गंतुक का मतलब पहाड़ होता है। क्या होता है भैया, पहाड़ होता है। ये आपका आंसर दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित कथनों के समक्ष जो है आपको क्या करना है, सत्य असत्य लिखना है, सत्य और असत्य करना है भाई। पहला क्वेश्चन है छायावादी कवियों में निराला ने सबसे पहले मुक्तक छंद का जो है प्रयोग किया है ना। मुक्तक छंद का बिल्कुल सही है भाई, इसको आपको सत्य लगाना है ना। नेक्स्ट है आपका लय ताल तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना जो है छंद कहलाती है तो ये भी आपको बिल्कुल सही कर देना क्योंकि ये सत्य है, छंदी कहलाती है ना। नेक्स्ट है धरती से कुछ ज्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मंजू की माँ में थी, ये भी हमारा सत्य है, यहाँ पे आपको कर देना है पाठ के आधार पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट कर लेते हैं। देखो भाई
वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद आप लोगों तक वीडियो आ पाती है ना। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ठीक से दिखे। आप दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं, ये भी आपका जो है सत्य हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है आपका राम बाजार जाता है, ये एक आज्ञावाचक वाक्य है, तो ये आपका असत्य रहेगा, क्योंकि ये आज्ञावाचक वाक्य नहीं है, यह एक साधारण वाक्य है। नेक्स्ट है भोलानाथ के पिता उन्हें गौरस भात चांदी के कटोरे में खिलाते थे, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। कहें कि आपका 5वें नंबर का जो है असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है सही जोड़ी के रूप में। भाई 6 नंबर की आपकी सही जोड़ी आने वाली है। देखो अगर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छी तरीके से करनी है तो सब्सक्राइब का बटन जल्दी से दबा लो एंड टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे बहुत सारी आपकी हेल्प हो जाती है, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। देखिए आज स्तंभ में दिया गया साहित्य लहरी, तो ये किसकी रचना भाई, सूरदास जी की रचना है ना। तो फर्स्ट से जोड़ी आपकी लास्ट से मिल जाएगी 6 नंबर से, है ना, तो ये रहेगा सूरदास। अधिक बढ़ा चढ़ा का वर्णन, ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार में होता है, तो ये दूसरे नंबर की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। तीसरा है शांत रस, तो शांत रस का स्थैर्य निर्वेद होता है तीसरे की। चौथा है आपका देहाती दुनिया, तो ये शिव पूजन सहाय का है ना, इनका जो है कहें कि उपन्यास है देहाती दुनिया, है ना, तो ये 4 की जोड़ी यहाँ पे मिल जाएगी। 5वां मृदुभाषी, तो मीठा बोलने वाला। 6वां एक कहानी है भी, तो मन्नू भंडारी जी की रचना है 6वां, ठीक है ना। चलो ये कंप्लीट होती है हमारी। जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए है ना। देखिए ये सारा आपका 6 नंबर का रहने वाला है भाई। पहला क्वेश्चन है मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक है, तो मुरझाकर गिर रही पत्तियां जो है किसका, तो किसका की जगह आपको क्या निराशा लिख देना है ना। देखो भाई बोर्ड में अगर क्वेश्चन इस तरीके से एक वाक्य वाला आता है ना, अगर एक शब्द लिख करके नहीं देता है ना, क्या पूछा एक एक वाक्य में लिखिए, तो क्या लिखना है क्वेश्चन का आंसर पूरा मुरझाकर आंसर लिखिएगा, आप आंसर लिखिएगा पूरा आंसर डाल करके उत्तर डालिएगा, मतलब मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका की जगह निराशा लिख देना एंड पूरा आंसर लिखना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, है ना। और ऐसे मत करना कि केवल निराशा आंसर लिख दिया सही है, नहीं पूरा सेंटेंस लिखो सही रहेगा। नेक्स्ट है आपका बिजली गुल हो गई, यह वाक्य वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो बढ़िया से लिखना बिजली गुल हो गई, यह वाक्य जो है वाच्य का कर्म वाच्य है, कौन सा है, कर्म वाच्य है ये रहेगा आपका। नेक्स्ट है आपका प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया, तो बच्चों ने लगाया, किसने भाई, बच्चों ने, ये आपको उत्तर लिख देना है। नेक्स्ट है वीर रस की कविता में कौन सा शब्द गुण होता है, तो ओज गुण होता है, वीर रस की कविता में ओज गुण। अगला है विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है, तो अपनी माता की, किसकी, इस तरीके से लिख देना अपनी माँ की या फिर माता की, है ना, माता की शरण में जाता है ना, ये लिख देना शरण में जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए राइटिंग थोड़ी ठीक नहीं आ रही क्योंकि थोड़ा ठंड की वजह से हाथ एंड कहें कि जल्दी जल्दी में ना। नेक्स्ट आपका लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज भाई किसे कहा, तो एटम बम को कहा, यानी कि परमाणु बम भी लिख सकते हैं, एटम बम भी आप लिख सकते हैं, बम है ना बम, तो ये आपका राइट आंसर इसका हो जाता है। चलिए यहाँ तक हमारे कंप्लीट है। अब आगे के क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताते जाऊँगा क्योंकि मैंने स्क्रीन पर सारे के सारे आंसर्स आपके कंप्लीट करके रखे हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन 6वें नंबर का आ जाता है हमारा भक्ति काल के 2 कवियों के नाम एवं प्रत्येक की एक रचना का नाम। भाई ये ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है, बोर्ड परीक्षा में आपका 2 नंबर में बन ही रहा है। नेक्स्ट है अथवा में कहता है छायावाद के, है ना, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भक्ति काल है, यहाँ पे छायावाद है, तो छायावाद के तो मैंने आपको याद ही करा रखे थे एंड भक्ति काल के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। अब चलिए मैं आपको यहाँ पे इनका आंसर दिखा देता हूँ। देखो भाई ये दिया गया है 6वीं का अथवा का और दोनों का उत्तर। देखिए ये रहेंगे आपके भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीरदास रहेंगे और तुलसीदास, ये पद है इनकी रचना है, एक रामचरितमानस तुलसीदास की। एंड ये छायावाद के दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद कामायनी इनकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला परिमल इनकी रचना है, और महादेवी वर्मा भी छायावाद की हो जाती हैं, और इसमें तुलसीदास भी हो सकते हैं, मतलब सूरदास भी हो सकते हैं, और कई सारे रैदास हो सकते हैं ना, और कई सारे मीराबाई वगैरह। नेक्स्ट हमारा तुलसीदास 7वें नंबर का प्रश्न है, तुलसीदास की 2 रचनाएं एवं काव्यगत विशेषता लिखी। भाई देखो अब एमपी बोर्ड ना नए क्वेश्चन देख रहा है, नई टाइप से देख रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन दे रहा है कि जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं। भाई कई बार तो कहता है कि रचना ही नहीं पूछता है, जैसे कि यहाँ पे देखो रचना ही नहीं पूछी है उसने, है ना, तो ये नए तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो तो यहाँ पे हम तुलसीदास की क्या 2 रचनाएं देख लेंगे एंड क्या काव्यगत विशेषताएं, तो किस तरीके से इसका आंसर आप लिखिएगा भाई, तो चलिए इसका आंसर आप देख लीजिएगा, ये आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, देखो है ना, और ये रहेगा आपके सामने तुलसीदास की काव्यगत विशेषताएं। 2 रचना दी गई है रामचरितमानस दोहाबली, है ना, ये इनकी विशेषताएं रहेंगी, यहाँ पे देख सकते हो आप, पूरा आंसर दिया गया है। तुलसीदास जी ने ब्रज यानी कि ब्रज और अवधि दोनों भाषाओं में काव्य रचना की है, मेनली इन्होंने अवधि का यूज किया है, ठीक है, याद रखना, और उन्होंने दोहा चौपाई सोठा इन सारे छंदों का जो उपयोग किया है, इस तरीके से लिख देना विशेषताएं, है ना। अथवा में कह रहा था जयशंकर प्रसाद का जो है काव्यगत विशेषताएं या काव्यगत परिचय लिखना था, तो देखिए जयशंकर प्रसाद का अकेले आपसे क्या पूछा गया है, विशेषता पूछी गई ना, रचनाएं पूछी गई, है ना, रचनाएं याद करना चाहो तो कर सकते हो, कामायनी जो कि एक महाकाव्य की ही रचना है, एंड कहें कि आंसू झरना, है ना, ये सारी क्या है इन्हीं की रचनाएं, तो याद रखना है उनको। समरसता का संदेश इनकी रचनाओं में मिलता है, प्रेम वेदन व मर्म स्पर्शी चित्रण मिलता है, प्रकृति का मानवीकरण किया है क्योंकि प्रकृति के ही कवि है ये, है ना, छायावाद की दार्शनिकता भी, है ना, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको लिख देना है। देखो एक एक क्वेश्चन को प्रायोरिटी दो भाई, एक एक क्वेश्चन करके जाना है क्योंकि बोर्ड है आपके यहाँ पर, है ना, आगे लिए। नेक्स्ट है आपका
प्रश्न नंबर 8, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बतलाई भाई। अथवा में कहता है कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या आशय है ना। चलिए दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको देख लेंगे। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की भाई क्या जो है विशेषताएं बतलाई हैं। चलिए भाई, तो इसका आंसर आपका दिया गया है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की ये सारी विशेषताएं बतलाई हैं। देखो, तो वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपितु दूसरे लोग उनकी वीरता का जो है बखान करते हैं। युद्ध भूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं, यानी कि उनके अस्त्र शस्त्र देते हैं, इस तरीके से कहा है ना। वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। वे खुद पर अभिमान नहीं करते, वह दूसरों को जो है आदर देते हैं, है ना। इस तरीके से आपको इसका आंसर कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में था, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि प्रसाद जी का क्या जो है आत्मकथा से ये क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के चैप्टर से क्वेश्चन है। देखो भाई, इसका आंसर आपका अथवा का ये रहेगा, स्मृति को पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या संबल बनाने का आशय यह है कि कभी अपने बीते जीवन की मधुर एवं सुखद स्मृतियों के सहारे ही जीना चाहता है ना। इसको याद कर लेना भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। यहाँ पे 9वें नंबर का कहता है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए भाई, है ना। तो राजा का धर्म गोपियों ने कहा कि वह प्रजा को सताए ना एवं प्रजा की रक्षा करे एंड प्रजा का ख्याल रखे ना, इस तरीके से। तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ एंड अथवा पढ़ लेते हैं कि फसल क्या है, यानी कि नागार्जुन ने फसल क्या कहा है। तो देखो फसल क्या है, इतना क्वेश्चन केवल 2024 बोर्ड परीक्षा में आया था। एंड अब क्वेश्चन नया किस तरीके से पूछा गया है, नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है भाई, है ना। तो चलिए भाई, इसी चैप्टर का वैसे तो लिखना तो एक ही तरीके से, देखिए तो ये रहेगा आपका 9वें नंबर का उत्तर, ये रहेगा। देखो, गोपियों के अनुसार राज धर्म के बारे में बताते हुए कहती है कि उद्धव से कहती है कि राजा का कर्तव्य यही है कि वह अपनी प्रजा की भलाई की बात करे, हर समय सोचे प्रजा के बारे में, उसे अपनी प्रजा को बिल्कुल भी सताना नहीं चाहिए भाई, है ना। अथवा में क्वेश्चन था कि फसल क्या भाई, तो किसान की जो मेहनत होती है ना। देखो मेनली रूप से मजदूरों का परिश्रम भी जुड़ा हुआ है ना, ये सारा कुछ कहा गया है। मतलब मेन रूप से इतना याद रखना, किसान की मेहनत, समाज की जो मेहनत होती है पूरी, है ना, तो ये सारी क्या होती है, ये फसल होती है ना। इसका ही एक रूप बताया है, तो इस चीज़ को याद रखना एंड पूरा का पूरा अच्छी तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट हमारा 3 महाकाव्यों के नाम रचनाकार शायद लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एंड में कह दूं कि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन में मेरा पूरे क्वेश्चन करवाए हुए हैं वैसे तो, है ना। और नेक्स्ट है अथवा प्रबंध काव्य में मुक्त काव्य में अंतर लिखिए भाई, है ना। तो बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले का आंसर देख लेते हैं। 3 महाकाव्य मैं यहीं पे लिख करके इसका थोड़ा बता देता हूँ। देखो, तो ये एक आपका महाकाव्य हो जाता है रामचरितमानस, ठीक है ना, रामचरितमानस। देखो याद करते चलना, क्योंकि भाई अभी के लिए नहीं, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, है ना। कामायनी भी एक महाकाव्य है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आ जाता है आपका यहाँ पे साकेत भी लिख सकते हो, है ना, साकेत। अब इनके भाई रचनाकार कौन है, इनके रचनाकार यहाँ पे तुलसीदास हो जाएंगे, है ना। तुलसीदास जी को याद रखना। यहाँ पे हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद, है ना, जयशंकर लिख देता हूँ केवल, है ना, प्रसाद, अब ठीक है पूरा लिख दो। अगला है आपका साकेत, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना, किसकी, मैथिली शरण भाई, है ना, गुप्त, ठीक है ना। इसको याद करना, तीनों को याद कर लेना। और भी याद कर सकते हो, पद्मावत जैसे मलिक मोहम्मद जायसी, है ना, इनकी एक पद्मावत है, एक महाकाव्य भी है ना। और सारे याद करना चाहो तो कर सकते हो। नेक्स्ट आपका प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में भाई अंतर लिखिए। तो चलिए भाई, इसका अंतर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहेगा आपके सामने इसका कंप्लीट आंसर। देखो भाई, ये छोटा इसका फॉन्ट साइज नहीं बढ़ा पाया मैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। प्रबंध काव्य में छंद एक सूत्र में प्रयोग हुए होते हैं, मुक्त काव्य में क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, यानी कि मुक्त होते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। प्रबंध काव्य में किसी एक व्यक्ति के जीवन चरित्र का वर्णन होता है, इसमें क्या होता है, किसी अनुभूति या कल्पना का भाव होता है, किसमें, मुक्तक काव्य में, ठीक है ना, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। मात्रक छंद और बार्णिक छंद में कोई दो अंतर लिखे भाई। अथवा में कहता है कि मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखी, है ना। तो चलिए मात्रक को बार्णिक में अंतर देख लेते हैं पहले तो, और फिर मानवीकरण देख लेंगे। देखिए ये रहेगा आंसर आपका, मात्रक छंद में मात्राओं की गणना, इसमें वर्णों की गणना। मात्रक छंद में प्रत्येक पंक्ति की संख्या निर्धारित होती है, इसमें संख्या जो है निर्धारित नहीं होती, इसमें ध्वनि पर इसमें ध्यान दिया जाता है विशेषकर। मात्रक छंद का उदाहरण रहेगा दोहा चौपाई, बार्णिक छंद का उदाहरण रहेगा आपका कवित्त सवैया आदि, है ना, याद कर लेना। नेक्स्ट आपका मानवीकरण भैया, मानवीकरण को याद रखना, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा 2025 में आपको देखने को मिल सकता है, और एंड मैं कहूँ कि आने ही वाला है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो परिभाषा कह रही है कि जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावना का वर्णन हो, यानी कि निर्जीव वस्तुओं में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां पे क्या होता है, मानवीकरण होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। तो फूल हंसे कलियां मुस्काएं, ये उदाहरण हो गया, है ना। तो ये आप याद रखना इस चीज को, मैंने आपको डिटेल में इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में समझाया हुआ है, जाकर के देख लेना। अगला है आपका नाटक एवं एकांकी में दो अंतर लिखिए भाई। अथवा में कहता है कि कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए, है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन है। एंड ये रहेगा आपका इसका आंसर। देखिए नाटक एकांकी में देख लो पहले तो, ये रहेगा नाटक एकांकी में अंतर, आपके सामने दिया गया, स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हो, एंड इसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। एंड टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके बोर्ड आपकी बिल्कुल पास आ चुके हैं। देखो नाटक में 1 से अधिक अंक होते हैं, एकांकी में केवल 1 अंक होता है, केवल लिखना था यहाँ पे केवल 1 अंक होता है, ठीक है ना, इसको आप पता ही होगा, है ना, ये पूरा याद कर लेना। एंड अथवा में था कहानी और उपन्यास में अंतर भाई, तो कहानी संक्षिप्त होती है, उपन्यास विस्तृत होता है, इस तरीके से पूरा का पूरा ये याद कर लेना, ठीक है ना। 4 अंतर दिए गए हैं, एक 5वां भी दिया गया है आपको, याद करना चाहो तो इसे आप कर सकते हो, उदाहरण के तौर पर
आपको बताया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की जो है साहित्यिक विशेषता आपको निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है एंड दो रचना लिखनी है ना। 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। देखो आप इसी तरीके से देख रहा है, चाहे लेखक परिचय देख लो चाहे कवि परिचय देख लो, इसी तरीके से बोर्ड दे रहा है, ठीक है ना। 2 रचनाएं, भाषा शैली पूछी गई है, ठीक है। साहित्य में स्थान तो पूछा ही नहीं गया, लेकिन आपको याद करके चलना पड़ेगा, है ना। याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं उसमें रहती है ना। बस 2 ही स्थान का रहता है, बस महत्वपूर्ण स्थान इस तरीके से लिखते हुए कर देना, ठीक है। अब देख लेते हैं हम स्वयं प्रकाश का पहले तो, है ना। तो ये रहेगा स्वयं प्रकाश का। 2 रचनाएं पूछेंगे, भाषा शैली इस तरीके से लिख दो, थोड़ा और अगर डिटेल में लिखना है तो थोड़ा और लिख देना, है ना। 2 रचनाएं इनकी, कभी कभी और जोड़ा। भाषा शैली इनकी, भाषा शैली सरल प्रभावशाली, है ना। ये तो सबके में याद रखो, सरल है प्रभावशाली, इस तरीके से बना करके थोड़ा लिखना पड़ता है। नेक्स्ट आपका यशपाल जी का साहित्यिक परिचय, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड के मॉडल से देखा जाए तो, है ना। ये रहेगा 2 रचनाएं इनकी, झूठा सच और अमिता, है ना। इनकी 2 रचनाएं, इनकी भाषा शैली लिखी गई और शैली को और डिटेल में बताना चाहो तो किस तरीके से, है ना। नहीं तो आप इतने में ही समझा सकते हो, केवल इतना लिख सकते हो तो चल जाएगा, ठीक है ना। इसको कर लेना याद। चलिए भाई, है ना। और इसको पूरा मैं दिखाना चाहूँ तो आप लोग यदि देखो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो इसको आप कर सकते हो। यहाँ तक आपको इनकी पूरी शैली के बारे में यहाँ पर बताया गया, साथ में स्थान भी इनका पूरा का पूरा बताया गया, है ना। तो इसे भी आप कर सकते हो, है ना। तो मेनली आपको इतना ही लिखना होता है। नेक्स्ट आपका लेखक को नवाब साहब के किन भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है भाई, है ना। चलिए इसका आंसर देख लेंगे। अथवा में कहता है कि वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किससे कहा जा सकता है ना। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का आपका। देखिए ये रहेगा आपका, ये रहेगा यहाँ पे आंसर दिया गया है, ये तो क्वेश्चन ही है। लेखक को 2nd क्लास के डिब्बे में आया देखकर एकांक में पालथी मारकर बैठे नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा, मतलब असंतोष दिखा उन्हें देख करके छा गया, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा बताया गया है। अथवा में क्वेश्चन था आपका, वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि अथवा विवेक के द्वारा किसी भी नए तत्व का दर्शन करता है ना, उसे कहा जा सकता है संस्कृत व्यक्ति, है ना। तो इस चीज को याद कर लेना भाई, है ना। ये दोनों का आंसर का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है, सन 1947 में मनु भंडारी की को कौन सी महत्वपूर्ण सर्वाधिक खुशी प्राप्त हुई। अथवा में कहता है कि मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव शक्की क्यों हो गया था भाई। तो चलिए देख लेते हैं इनका आंसर। ये रहेगा आपका, दोनों का आंसर दिया गया 15 नंबर के प्रश्न का। 3rd ईयर की कक्षा शुरू करवाना, पुनः कॉलेज जाना और देश की आजादी के कारण मन्नू भंडारी को जो है 1947 में सर्वाधिक खुशी प्राप्त हुई थी। अथवा में कहता है कि मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव अपने निजी लोगों के विश्वासघात के कारण शक्की हो गया था, है ना। तो ये इसी कारण उनका स्वभाव क्या होता है, शक्की हो गया था, इसको याद रख लेना, है ना। तो ये 15 का आंसर रहेगा। 16 में कहता है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए भाई। तो जो पहले कभी नहीं हुआ भाई, जो पहले कभी नहीं हुआ वो क्या होता है, मतलब जो अभूतपूर्व कह सकते हैं, इसे क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व लिखिएगा इसका आंसर। एंड ये जो जिसे बांटा ना जा सके वो होता है आपका अविभाज्य, है ना, अविभाज्य। इस तरीके से इसका आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। अथवा हम कहता है कि निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। पहला है आंख का तारा होना, दूसरा है आग में घी डालना, तीसरा है गागर में सागर भरना, चौथा है तूती बोलना भाई। तो इनके वाक्य प्रयोग करके लिखना है। चलिए मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। एंड ये रहेगा आपका अथवा का उत्तर, देख सकते हो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, 16 के अथवा का उत्तर है भाई। तो पहले का अर्थ लिखा है बहुत प्यारा होना, है ना। देखिए यहाँ पे देखिए, आंख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना, घर का सबसे छोटा बच्चा पूरे परिवार की आंखों का तारा होता है, और प्रभाव होना मोदी जी की पूरी दुनिया में तूती बोलना, थोड़े शब्दों में बहुत कहना, मतलब देखो ये गागर में सागर भरना है। तो इस तरीके से आप चारों को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अथवा कहता है सहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह की उपाधि क्यों दी गई। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कर लेना इसे बोर्ड 2025 के लिए जरूर से। देखिए तो भोलानाथ अपने साथियों को देख करके सिसकना क्यों भूल जाता है। तो कॉमन सी बात है यार, हर एक मित्र जो होता है अपने मित्र को देख करके सिसकना भूल जाता है, शब्द को भूल जाता है, मतलब कहें तो, है ना। तो ये रहेगा आपके सामने आंसर, प्यार और सहानुभूति उसे मानसिक संबल देती है ना, ये कर लेना। नेक्स्ट है सहनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है। ये वाला क्वेश्चन जो है ना आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे करके ही जाना है ना ये क्वेश्चन, है ना। ये रहेगा आपका इसका आंसर, ठीक है ना, इसको याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या आपको करनी है। देखो तो दिया गया क्वेश्चन आपको, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ऊ, है ना। इसको पूरा डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ लो भाई, है ना। 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन बन जाता है, संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। इसी तरीके से लिखना, बोर्ड परीक्षा में नंबर 1 भी नहीं कटेगा भाई। देखो संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग के 2 से पाठ से उत्साह से लिया गया। इसके रचयिता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है ना। इस चीज को याद रखना, छायावादी कवि है ना। इसका ये प्रसंग रहेगा, ये भावार्थ रहेगा, ठीक है। आंसर कंप्लीट है, स्क्रीनशॉट कर सकते हो एंड इसको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अथवा में कहता है हमारा, देखिए अथवा में ये सारा दिया गया है। इसके कवि जो है नागार्जुन है, ये नागार्जुन के चैप्टर से लिया, कहाँ से, नागार्जुन से, नागार्जुन के, यह दंतोरत मुस्कान है ना, दंतोरत मुस्कान से लिया गया है ना। इस चीज को याद कर लेना एंड पूरा आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, कुछ आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भाई। तो काशी आज भी संगीत, इसको पूरा अच्छे पढ़िए। अब आप इसे समझ जाएंगे भाई ये किस चैप्टर से। देखो बिस्मिल्लाह खां की बात आ रही है ना, तो इससे आपको एक क्या पता चल जाता है, पहले उसको पढ़ लिया करो और आपने पाठ पढ़े होंगे तो आप आसानी से समझ जाओगे भाई किस चैप्टर से लिया, किस पाठ से लिया, है ना। अब देखो 19 का उत्तर आपको किस तरीके से लिखना है, ये आपके सामने उत्तर दिया गया है ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से लिया गया, जिसके रचनाकार यतीन्द्र
मस्त रहे, है ना। देखिए इनका भी कभी अगर लेखक परीक्षा करना चाहो तो कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 साल से इनका 1-2 बार जरूर से पूछा गया है ना। ये प्रसंग रहेगा, इसका ये व्याख्या रहेगी, कंप्लीट कर लेना, इसके स्क्रीनशॉट कर सकते हो। अथवा क्वेश्चन आपका रहेगा एक व्यक्ति, एक संस्कृत व्यक्ति है ना, ये आपकी कृतिका पाक से लिया गया है एंड इसे चलिए कंप्लीट कर लेते हैं भाई। तो ये रहेगा आपके सामने, यहाँ पे देखिए इसकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या दी गई है, ये रहेगा आपके सामने, है ना, ये संदर्भ है इसकी, ये व्याख्या दी गई, ठीक है ना। इसको कंप्लीट आपको कर लीजिएगा। चलिए आगे का क्वेश्चन आपका देख लेते हैं एंड अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है ये, मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर अनुच्छेद लिखे भाई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो इसको आपको जरूर से कर लेना है ना, ये आपको जरूर से इसका ढूंढ करके आप लोग कर लीजिएगा। और अगर आप दूसरा करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे अनेकता में एकता, इसका भी कर सकते हैं। देखो मैं इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिखा पा रहा हूँ फिलहाल, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। अनेकता में एकता का भी आप एक कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए और अभी के लिए भी, है ना। और ये तो आपको कर ही लेना है, ठीक है। लेकिन इसका आंसर मैं आपको जरूर से दिखा देता हूँ। आपको क्या करना है, संवाद लिखना है भाई, संवाद लिखना है। नानी के घर से लौटने के पश्चात अपनी माता श्री के साथ किए गए जो है संवाद को लिखे, है ना। चलिए इसका आंसर आपके सामने ये रहेगा स्क्रीन पर, यहाँ पे देख सकते हो। अमित यानी कि जो भी आपका नाम है लिख दीजिएगा माँ, हाँ अमित क्या हुआ, है ना। इस तरीके से आप पूरा का पूरा कंप्लीट यहाँ पे कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप जल्दी से ले लीजिए एंड इसे कर लीजिएगा कंप्लीट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखे भाई। तो ये रहेगा आपका काव्यांश, यहाँ पे दिया गया है, इसको पढ़ करके इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है उपरोक्त पद्यांश का उपयोग शीर्षक लिखे भाई, है ना। दयामती माता तुल्य, है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं इसमें माँ के कर्तव्य की बात कराई जा रही है, तो इसका शीर्षक आपको क्या, माँ का कर्तव्य लिख देना है ना, माँ का कर्तव्य, इस तरीके से लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपका स्नेह की दयामती मूर्ति कौन है भाई, तो माँ कौन है, दयामती मूर्ति माँ है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका उपयुक्त गद्यांश का भावार्थ भाई, इसके में थोड़ा डिटेल से माँ के बारे में लिख देना है, ठीक है ना। चलिए अथवा में क्वेश्चन है आपका गद्यांश। वैसे इसका आंसर देखना चाहो तो ये आप देख सकते हो, इसका आंसर मैंने पूरा डिटेल में यहाँ पे कंप्लीट करके रखा है आपका, ठीक है ना, ये तीनों का आंसर। चलिए अथवा वाला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं पहले। ये सारा गद्यांश आपका दिया गया है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया, इसका शीर्षक आपको लिखना है अनमोल भाई क्या है, और शुद्ध असली शब्दों के जो है विलोम, शुद्ध और असली 2 शब्द दिए गए हैं, इनका विलोम। तो पहले शुद्ध का क्या लिख देंगे आप लोग, अशुद्ध लिख देंगे, उल्टा लिखना मतलब, है ना। और असली का नकली लिख देंगे, है ना। इस तरीके से इसे कर लीजिएगा, ठीक है। और अनमोल भाई क्या है, तो अनमोल देखिए इसे पूरा पढ़ेंगे आप, अनमोल हमारा शरीर है बेसिकली बात करें तो, है ना। देखिए इन तीनों का आंसर आप लोगों को जरूर से कंप्लीट कर देखो। इसका हम जैसे ज़िंदगी जीते जा रहे हैं शरीर, है ना, तो अपने मतलब शरीर की महत्ता कह सकते हैं ना, शरीर की महत्ता इसका आप शीर्षक दे सकते हैं कहें तो, है ना, या फिर अनमोल कह सकते हैं ना। तो शरीर अनमोल क्या है भाई, तो हमारा शरीर जो है अनमोल है ना। इस तरीके से कर सकते हैं ना कंप्लीट। चलिए 22 नंबर प्रश्न है, बुक बैंक से पुस्तकें प्राप्त करने के लिए अपने प्राचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है ना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। साथ ही अथवा वाले क्वेश्चन का ये रहेगा आपका, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद अपने छोटे भाई बहन से विषय चयन करने के बारे में आपको जानकारी लेते हुए पत्र लिखना है। चलिए 4 नंबर का प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं आपका कैसे आपको लिखनी है एप्लीकेशन एंड आपका लेटर, है ना। तो ये रहेगा आपका 22 का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, इसको पूरा कंप्लीट कर लेना। यहाँ पे देखिए प्राचार्य जी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम है, देवास या फिर जो भी जिला है ना, ये लिखिएगा एंड ये लिखना है ना, बहुत ही सरल भाषा में लिखिए एंड ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना, है ना। अथवा मैं अब लिखना चाहते हो यहाँ पे क्या, अपने भाई बहन को चयन के बारे में, है ना, अपना मतलब कौन से विषय का चयन करें। तो यहाँ पे देखिए गणित भी एक महत्वपूर्ण विषय है, इसके बारे में यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप पूरा का पूरा ये लेटर लिख सकते हो, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसे कंप्लीट कर लेना अपने बोर्ड एग्जाम के लिए एंड अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, आपको निबंध लिखना है ना, रूपरेखा सहित। तो दैनिक जीवन में महंगाई की समस्या पे लिख लेंगे, पहले नंबर इस पे लिख लेते हैं हम, स्वच्छ भारत अभियान, विज्ञान का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, जो भी आप करना चाहते हो कर लेना। अब पूरे आंसर बता चुका हूं मैं, अब इनके आंसर और देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो भाई महंगाई की समस्या पे आप लोग लिखना चाहते हो, है ना। तो ये देखो प्रस्तावना लिखोगे, महंगाई की समस्या, भारत में महंगाई का कारण क्या है ना, इस तरीके से आप लिखते हुए ये कंप्लीट करते जाना भाई, है ना। एंड आपको इसका देखो ये पूरा का पूरा आपको PDF जरूर से मिल जाएगा, मैं जल्दी ही आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो जाकर के ज्वाइन कर लो एंड ये रहेगा आपका आंसर। विज्ञान का अगर लिखना चाहो तो विज्ञान का भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहेगा आपके सामने। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। तो मैंने आपको पूरे का आंसर बता दिए हैं एंड आप लोग अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और जुड़ जाओ हमसे, और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।